लाइफलाइन हॉस्पिटल की आज की सुबह भी कुछ नई नहीं थी। सफाई वाले सफाई कर रहे थे, माली पौधों में पानी दे रहे थे और हॉस्पिटल स्टाफ भी अपने अपने कामों में मशरूफ थे। कुल मिलाकर आज की सुबह भी काफी शांत और सुहावनी थी। मगर यह सब ज्यादा देर नहीं चला। सुबह के इस शांत माहौल को चीरती हुई एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर आकर रुकी और अगले ही पल एम्बुलेंस के पिछले दोनों दरवाजे खुले और स्ट्रेचर पर दर्द से तड़पते विशाल को बाहर लाया गया। सीधा अंदर लेके चलो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कम। क्या हुआ सिस्टर, चाय भी नहीं पीने दोगी चैन से? काफी सीरियस केस है सर, प्लीज जल्दी चलिए। ओह, लेट्स गो देन। एक्सीडेंट? डोंट नो डॉक्टर, ब्लीडिंग भी बहुत हो चुकी है, जो भी है काफी अजीब है। आई एम शॉक्ड, आप खुद ही देख लीजिए। कहाँ है पेशेंट? अप दिस साइड। ओह माय गॉड, गेट मी मोर बैंडेजेस क्विक। इसके मुंह को साइड करो, जो भी ब्लड आए बाहर ही आनी चाहिए, नहीं तो चोक हो जाएगा। श्योर डॉक्टर। लेट मी चेक, कोई और इंजरी तो नहीं है? सिस्टर, ये फर्स्ट एड तुमने दिया इसे? नहीं डॉक्टर, ये तो पहले से ही आया है। पहले से? यू मीन पैरामेडिक्स? आई डोंट नो डॉक्टर, ये पुलिसमैन इनको लाए हैं, वही बता सकेंगे। बताइए आप। जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये इसी हालत में था, पट्टियां बंधी हुई थी पहले से ही। आपको कहाँ मिली ये? किसी ने रिपोर्ट किया था क्या? जी, मैंने इसे देखा पेट्रोलिंग के वक्त और फिर मैंने एम्बुलेंस को बुलाया। और इसके घर से कोई नहीं आया? नहीं, इसके पास से ये मोबाइल मिला है, ये खुल जाता तो कुछ काम बन सकता था। शायद इसके घर भी खबर कर सकते थे। खैर, थाने में तो खबर कर दिए हम। ओके, आप प्लीज बाहर बैठिए। जी। अरे, ये किसका फोन आ रहा है इसके मोबाइल पर? हेलो हेलो हेलो, विशाल? मैं हवलदार गिरधर। आप कौन? हवलदार? मैं इसका भाई बोल रहा हूँ सर। विशाल कहाँ है और बात क्या है? प्लीज बताइए। अच्छा, इनके भाई हैं आप? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप पहले यहाँ आ जाइए, ये लाइफलाइन हॉस्पिटल में, अभी तुरंत। हॉस्पिटल? जी, मैं अभी पहुँचता हूँ, 10 मिनट में। राजीव 28 साल का नौजवान, पेशे से ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, अपने भाई की खबर मिलते ही सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता चला आया। माथे पर चिंता की लकीरें लिए वो डॉक्टर सिंह के केबिन में बैठा, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। और तभी दरवाजे की आहट से राजीव वापस होश में आया। डॉक्टर अब कैसा है वो? खतरे से बाहर है, बट परेशानी होगी काफी। इससे ज्यादा क्या परेशानी होगी कि जिसकी उंगलियों के साथ उसकी जुबान भी काट दी गई। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है। मैं समझ सकता हूँ राजीव, पर शुक्र है कि तुम्हारा भाई बच गया, वरना कुछ भी हो सकता था अगर वो पट्टियां ना होती तो। पट्टियां? कौन सी पट्टियां? हाँ, जिस हवलदार को वो सड़क के किनारे मिला था, उसने बताया कि उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी और मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था, वरना एक्सेसिव ब्लीडिंग से मौत हो चुकी होती इतनी देर में। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मतलब उसने पहले मेरे भाई का ये जानवरों से भी बदतर हाल किया और फिर उसी ने उसके मुंह और हाथों पर पट्टियां भी बांधी और छोड़ दिया उसे सड़क के किनारे तड़प तड़प के मरने के लिए। हाँ, देखने से तो यही लगता है, बट यू नीड टू बी स्ट्रांग। राजीव, हिम्मत मत हारो। हेलो, यस, ओके, I'll be there in a minute. Yeah, excuse me, there is another patient, I'll have to leave. अरे, इंस्पेक्टर कुमार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कम प्लीज हैव अ सीट। कहीं जाने की तैयारी में लग रहे हैं आप? सही कहा आपने, ड्यूटी कॉल्स। आप इनसे बात कर सकते हैं। जिस लड़के को आपके कांस्टेबल ने एडमिट किया है, ये उनके भाई हैं। ओके, तो आप उसके भाई हैं? जी सर, मेरा छोटा भाई है, वो विशाल नाम है उसका। और आपका नाम? राजीव। ओके, तो आपको गिरधर ने फोन करके इन्फॉर्म किया? जी हाँ, वो विशाल रोज नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह 5:30 पौने 6 तक आ जाता था घर पर आज जब 7:30 तक नहीं आया तो मैंने उसे फोन किया और तब मुझे हॉस्पिटल बुलाया आपके कांस्टेबल साहब ने। 7:30 से पहले फोन क्यों नहीं किया?
मैं सो रहा था। किसी से आपकी कोई दुश्मनी, किसी पर शक? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, काम क्या करता है आपका ये भाई विशाल? होटल सिटी व्यू में छोटी मोटी जॉब करता है। इसी साल कॉलेज पास किया उसने। उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना था, लेकिन बोलता था कि अपनी फीस खुद भरेगा, इसलिए उसने होटल में जॉब शुरू कर दी थी। होनहार है। और आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। हमारे माँ बाप काफ़ी पहले ही चल बसे थे। हमारे चाचा ने हम दोनों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, और फिर कुछ साल पहले वो भी चले गए। अब सिर्फ हम दोनों ही हैं एक दूसरे के साथ ही। ओह, वेरी सैड। पर हिम्मत रखो, हम उस कमीने तक जरूर पहुंचेंगे जिसने तुम्हारे भाई का ये हाल किया है। गिरधर, वो होटल जहां ये काम करता था, वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो और देखो कुछ मिलता है क्या। जी साहब जी। इसके बाद राजीव और इंस्पेक्टर विशाल के रूम की तरफ बढ़ गए। खुद इंस्पेक्टर ने भी आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था कि एक इंसान को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद सड़क किनारे फेंक दिया हो। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उसके जख्मों पर मरहम भी लगाया हुआ था। यह किसने किया? खुद अपराधी ने या किसी ने विशाल की मदद करने की कोशिश की? और अगर किसी और ने मदद की भी तो उसने पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे ही कुछ सवाल राजीव और इंस्पेक्टर के दिमाग में भी घूम रहे थे। इस तरह जुबान और उंगलियों का काट दिया जाना, और उसके अलावा बॉडी पर और कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर, इन सब का क्या मतलब है? मतलब इसे टॉर्चर भी किया गया और साथ ही बचाने की कोशिश भी की गई। ये कैसा इंसान हो सकता है सर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है। इस उम्र में बच्चों के कई फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ पुराने कुछ नए भी बनते हैं। आई मीन, ये उम्र ऐसी होती है कि हम दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं सर? राजीव, मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल कुछ गलत लोगों की संगत में हो। आई मीन, चरस, गांजा, नशा, ड्रग्स, ये सब बहुत कूल लगता है आजकल यूथ को। तो कहीं कोई झगड़ा या कुछ ऐसा कि इसके दोस्तों का हाथ हो इसमें? नहीं सर, मैं अपने भाई को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो खुद इन चीजों से दूर रहना चाहता है। वो तो खुद अपनी कॉलेज फीस भरना और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। नशा वशा बिल्कुल नहीं हो सकता सर। ठीक है, अब असली कहानी तो विशाल ही बताएगा, बट इससे बात कैसे की जाए? जुबान कट चुकी है, बोल ही नहीं सकता बेचारा। और फिर अभी तो बेचारा खुद ही सदमे में होगा। हाँ, सिस्टर, कैसी तबीयत है अब इसकी? खतरे से तो बाहर है सर, बट अभी होश में आने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है फिलहाल इन्हें आराम करने देना चाहिए। ऑफ कोर्स सिस्टर। राजीव जी, मैं अभी चलता हूँ। जैसे ही होश आता है प्लीज डू इन्फॉर्म मी। जी इंस्पेक्टर साहब। पूरे 2 दिन के बाद आज विशाल ने आंखें खोली थी। साथ की कुर्सी पर उसके भाई राजीव और इंस्पेक्टर कुमार बैठे थे। अपनी जुबान खो देने के बाद अब विशाल अपने भाई राजीव या पुलिस इंस्पेक्टर के किसी सवाल का जवाब सर हिलाकर ही दे पाने की हालत में था, जिससे पिछले 2 दिनों से मायूस राजीव की आंखों में आज थोड़ी सी आशा दिख रही थी। पर इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछने की कोशिश करता, नर्स की आवाज ने उन तीनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अभी मैं जा रही हूँ, कोई बात हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और हाँ, आप लोग प्लीज इनसे अभी ज्यादा बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके सिस्टर। अरे रे रे, रो क्यों रहा है? ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा ना मेरे भाई। हमें हिम्मत के साथ काम लेना होगा। मैं समझ सकता हूँ तेरी परेशानी भाई, पर जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस तक पहुंचने के लिए तुझे हमारी मदद करनी होगी। समझ रहा है ना? शाबाश। राजीव, ऐसे तो अभी हमारा काम नहीं बनेगा। बनेगा इंस्पेक्टर साहब, जरूर बनेगा। अच्छा विशाल, बताओ, तुमने उसका चेहरा देखा? क्या नहीं देखा? अच्छा, तो तुम्हें कुछ और याद है? मतलब वो जगह या और कुछ, जैसे किसी और का चेहरा? आराम से राजीव। 1 मिनट सर, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा, आई एम श्योर। अच्छा विशाल, तुमने कुछ सुना तो होगा? कुछ भी, कोई नाम या उनकी बातें? क्या ये भी नहीं? ऐसे काम नहीं होगा राजीव। तो कैसे होगा सर? मैं ऐसे हाथ पर हाथ भरे तो नहीं बैठे रह सकता ना। मुझे जल्द से जल्द उस कमीने का पता लगाना है जिसने मेरे भाई का ये हाल किया।
हम भी उसे पकड़ना चाहते हैं और पकड़ेंगे भी, बट अभी हमें सब्र से काम लेना होगा। विशाल, तुम्हें कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी चीज? ओह देखा, इसे कुछ याद ही नहीं, तो ये हमें कैसे बता पाएगा कुछ भी? प्लीज सर, आप लोग ऐसे करेंगे तो आप तो परेशान हैं ही, पेशेंट भी अननेसेसरी परेशान होगा, और अगर फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई तो डॉक्टर नाराज होंगे। आप लोग प्लीज थोड़ा बाहर बैठ लीजिए। सॉरी सिस्टर, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई और परेशानी हो, तो आप प्लीज इसका ख्याल रखिए। हम लोग जाते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। राजीव अपने भाई के अपराधी तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, पर उसका भाई विशाल कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। इधर राजीव और इंस्पेक्टर दोनों ही इस गुत्थी को सुलझाने के साथ साथ ही उलझन में भी थे कि विशाल से बात करें तो करे कैसे। राजीव अब ठंडे दिमाग से सारी चीजों को फिर से याद कर रहा था। गहरी सोच में डूबे दोनों राजीव और इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के लॉन में बैठे थे कि तभी कांस्टेबल गिरधर वहां आए। जय हिंद साहब। जय हिंद। बताओ गिरधर, कुछ और मिला? नहीं साहब, ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, बस वो मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मिला था। वहां से तो ये सही सलामत निकला है, और हमने रास्ते में पड़ने वाले सारे सीसीटीवी की फुटेज निकाली, जिसमें से एक फुटेज में विशाल दिख रहा है। ये एक जूते की दुकान का सीसीटीवी फुटेज है। हाँ, ये देखिए सर, मैं अपने फोन में वीडियो भी बनाकर लाया हूँ। मतलब यहां तक सब ठीक है। विशाल मेट्रो से निकला, उसके बाद दुकान के सामने से गुजरा, पर उधर होटल के मैनेजर ने बताया कि विशाल वहां पहुंचा ही नहीं। अच्छा गिरधर, एक बात बताओ कि इस दुकान से होटल का डिस्टेंस क्या है? यही कोई 150 से 200 मीटर होगा साहब। ओके, मतलब जो भी हुआ है इन 150-200 मीटर के बीच ही हुआ है। गिरधर, एक काम करो, उस दुकान से लेकर होटल तक के बीच में लोगों से पता करो कि उन्होंने उस रात विशाल को देखा क्या। कहीं कोई झगड़ा वगैरह या कुछ भी छोटी से छोटी सस्पिशियस एक्टिविटी। जी साहब। सर, मुझे लगता है हमें वहां भी पूछताछ करानी चाहिए जहां कांस्टेबल साहब को विशाल पड़ा हुआ मिला था। वो सब मैं करा चुका हूँ राजीव, और तुम्हें तो पता है वो काफी सुनसान सी जगह है, इसलिए कुछ नहीं मिला वहां। मुझे इन चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है सर, बट मुझे लगता है कि अगर विशाल बोलने की हालत में होता ना, तो हम जरूर ऐसे बैठे हुए नहीं होते यहाँ। ठीक है, फिर कल से कुछ ट्राई करते हैं इस सिलसिले में। क्या सर? उससे बात करने की कोशिश। नहीं, मैं नहीं चाहता उसे और तकलीफ हो सर, वैसे भी बहुत कुछ झेल चुका है वो मैं भी नहीं चाहता, बट वी कैन गिव इट अ लास्ट ट्राई। ओके, लेकिन इस बार हम करेंगे क्या? कोई नया तरीका तो निकालना ही पड़ेगा हमें, जिससे हमारा भी काम हो जाए और विशाल को भी ज्यादा परेशानी ना हो। हाँ, मैं भी कुछ सोचता हूँ, तुम भी कोई रास्ता निकालो। अभी मुझे निकलना होगा। ठीक है सर, कल सुबह मिलेंगे। अगली सुबह लाइफलाइन हॉस्पिटल के रूम नंबर 203 में विशाल के अलावा राजीव और इंस्पेक्टर कुमार बड़े से चार्ट को देख रहे थे। इस चार्ट पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। ये इनका एक लास्ट चांस था विशाल से सवाल जवाब करने का, पर इस बार उनका तरीका थोड़ा अलग था। विशाल इंस्पेक्टर के सवाल के जवाब चार्ट के अल्फाबेट्स के हिसाब से दे रहा था। पिछली बार विशाल जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही दे पा रहा था, तो इस बार मकसद ये था कि विशाल इन अल्फाबेट से अपनी बात कह पाए। इसके लिए इंस्पेक्टर चार्ट पर ए से लेकर जेड तक छड़ी घुमाता और विशाल को कुछ अगर कहना होता तो वो आंखों के इशारे से रुकने को कहता और राजीव उस लेटर को नोट करता जाता। तो ऐसे ही लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस बनाए जा रहे थे। विशाल, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। और हाँ राजीव, मानना पड़ेगा तुम्हें, चार्ट लाके हमारी प्रॉब्लम का क्या बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है तुमने। सर, अपने भाई के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रेट, तो लेट्स स्टार्ट। विशाल, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था हाल में, इवन किसी दोस्त से भी? याद रहे, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी हो तो वो भी बताओ। नो, देखा, मैंने कहा था ना। ओके, हमने तुम्हारी लास्ट एक्टिविटी निकाली है और उसके अकॉर्डिंग तुम मेट्रो से निकलकर होटल की तरफ बढ़े। उसी रोड पर एक फुटवेयर शोरूम से गुजरे। उसके बाद तुम आगे कैसे गए थे?
किसी से लिफ्ट ली थी तुमने या ऑन फुट? ऑन फुट। अच्छा, पैदल ही जा रहा था। फुटवेयर शोरूम से होटल के बीच से तुम गायब हुए, उस समय क्या हुआ तुम्हारे साथ? कार कार हाँ हाँ विशाल, बोल बोल। कार स्टॉप नियर मी। कार स्टॉप नियर मी। मेरे पास एक कार आकर रुकी, मैं बेहोश हो गया। अच्छा, कार का कलर क्या था? हाँ हाँ आराम से, हाँ आराम से। वाइट, रेड। अच्छा, इधर इधर चार्ट में देख, चार्ट में देख। ब्लैक, ब्लैक। ओ ओके ओके, ब्लैक, ब्लैक कलर की कार थी। विशाल की जीभ और दोनों हाथों की उंगलियां कट चुकी थी, जिसके बाद उसका यह हाल किसने किया है यह पता लगा पाना लगभग नामुमकिन था। पर उसके भाई राजीव और इंस्पेक्टर कुमार ने उसका एक तरीका ढूंढ निकाला। वो तरीका था एक अल्फाबेट्स के चार्ट पर एक एक लेटर पर हां या ना करवाना। और उस तरीके से विशाल ने राजीव को बताया कि जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन से निकलकर होटल की तरफ बढ़ रहा था तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पास एक कार आकर रुकी और उसमें से किसी ने उसे कोई एड्रेस पूछा। विशाल उसकी बात सुनने के लिए जैसे ही उस कार के पास पहुंचा वैसे ही उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रखा और उसे उस कार में डालकर चल दिए। करीब 2-3 मिनट तक वो जैसे आधी बेहोशी की हालत में था और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर इंस्पेक्टर कुमार दोनों हाथ बांधे जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए। मतलब सर, सोची समझी साजिश और उसके लिए बकायदा तैयारी के साथ आए थे किडनैपर्स। अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट रुको राजीव। ये कहाँ चले जा रहे हैं? अच्छा अच्छा विशाल, उन 2-3 मिनट्स के बीच जब तुम आधी बेहोशी में थे उस दौरान क्या हुआ? कुछ भी याद है? नहीं? ओके। कितने लोग थे कार में? 2-3 कितने थे? अरे याद करने की कोशिश करो। देखो, एक तो कार ड्राइव कर रहा होगा और तुम्हें संभालने के लिए कम से कम 2 लोग तो आए ही होंगे, मतलब कम से कम 3 लोग। तो याद करो कितने लोग थे वो? 3-4 कितने थे वो? विशाल, ये देखो, क्या ऐसे ही स्मेल थी उस केमिकल की? हाँ 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 बोल रहे सर, हाँ। पर सर, ये कौन सा केमिकल है? क्लोरोफॉर्म। ओह, तो क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने के बाद तसल्ली के साथ अपने काम को अंजाम दिया था कमीनों ने। कुछ समझ आ रहा है? कौन कर सकता है ये? वही तो सर, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है और ना ही हम कोई बड़े बाप की औलाद है जिसके किडनैपिंग के बारे में कोई सोचे भी। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो मुझे जो लगता है वो ये कि कार वाले लेने किसी और को आए होंगे और विशाल गलत समय पर गलत जगह उनसे टकरा गया और जब बाद में उनको पता चला होगा कि ये तो कोई और ही है तो उन्होंने इसे रोड साइड पर फेंक दिया और जाते जाते थोड़ी इंसानियत दिखा गए, पट्टियां बांध के, कि कहीं इसकी मौत ना हो जाए। मतलब असल टारगेट उनका विशाल नहीं, कोई और था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर उन्हें बाद में अपनी गलती पता भी चली तो जुबान और उंगलियां काटने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कि ये सब करने के बाद उन्हें अपनी गलती समझ आई हो, या फिर शायद इसलिए कि उन्हें ये शक हो कि इसने कुछ देखा या सुन ना लिया हो। लेकिन इसने तो कुछ देखा ही नहीं। हाँ, बट उन्हें तो इस बात का डर हो सकता है ना। और विशाल तो बेचारा रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम के चलते बेकार ही फंस गया। सर, एक काम कर सकते हैं हम। क्या? हम उस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं, शायद हमें उसमें कुछ मिल सके। हाँ, ठीक कह रहे हो। रुको, मैं अभी गिरधर को फोन करता हूँ। हेलो गिरधर, वो जो विशाल वाले केस में जो फुटवेयर शोरूम की फुटेज के अलावा बाकी फुटेजेस भी चेक करो। देखो कोई ब्लैक कलर की कार दिख रही है क्या? हाँ हाँ, बट एक बार फिर से चेक करो। शाम को मैं भी चेक करूंगा। उस ब्लैक कार की डिटेल्स हर हाल में चाहिए गिरधर। हाँ, जल्दी। चलिए सर, थोड़ा बाहर चलते हैं, ये भी थोड़ा आराम कर लेगा। विशाल, तू आराम कर, हाँ, और घबराना नहीं। वो जो भी है हम छोड़ेंगे नहीं कमीने। राजीव, अगर उस सीसीटीवी में उस कार का नंबर मिल जाए तो समझो काम बन गया अपना। फिर तो उस कमीने को मैं जमीन से खोद कर भी निकाल लूंगा। आइए सर, कुछ चाय कॉफी ले लीजिए, आप भी काफी स्ट्रेस दिख रहे हैं। अरे भाई, हमारा तो काम ही ऐसा है। छोटू, 2 चाय लाना।
सर सच कहूं तो मुझे ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। अब तक सिर्फ न्यूज और अखबारों में ही देखा था, लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि ऐसे दरिंदे हमारे ही बीच रहते हैं। लीजिए सर चाय। बिल्कुल, दरिंदे हमारे बीच ही रहते हैं और अक्सर या तो क्रिमिनल कोई क्लोज ही होता है या फिर किसी क्लोज का हाथ होता है, बट तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। वही तो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आखिर में एक पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। मतलब मैं समझा नहीं। ऑर्गन स्मगलिंग। बट डॉक्टर ने बताया कि विशाल की बॉडी पर कहीं कोई कट जैसा नहीं मिला सिवाय उंगलियां और जुबान के। बट सर, हो सकता है वो ऑर्गन स्मगलर्स ही हो। विशाल उनका टारगेट नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया। चलो मान लिया कि वो स्मगलर्स ही थे, लेकिन उन्होंने विशाल को बिना अपना काम पूरा किए क्यों छोड़ दिया? और उन्हें अल्टीमेटली विशाल को छोड़ना ही था, तो उसकी कोई ऑर्गन क्यों नहीं निकाली? तो फिर ऐसा कौन और क्यों कर सकता है? फिलहाल हमें सीसीटीवी फुटेज का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही, और हो ना हो विशाल उनका गलत टारगेट ही था, क्योंकि इस केस में मुझे कहीं कोई मोटिव नजर नहीं आया। एक मिनट। जय हिंद सर। जी, एक केस की इन्वेस्टिगेशन में हूं सर। ओके सर, पहुंच जाऊंगा। जी, फिलहाल मुझे चलना होगा राजीव। उम्मीद है उस कार की डिटेल्स जल्दी मिलेगी। रात के 11 बज चुके थे। राजीव हॉस्पिटल की ही बेंच पर लगभग आधा लेटा हुआ सा एक टक पंखे को घूर रहा था। उस इंस्पेक्टर की थ्योरी बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही थी। इंस्पेक्टर तो अपने पुलिसिया अंदाज में इस बात पर लगभग मुहर ही लगा चुका था, पर राजीव का सोचना बिल्कुल अलग था। पर अगर राजीव सही है तो उसके लिए और भी मुश्किल थी। जैसे वो उस किडनैपर तक अकेले कैसे पहुंचेगा, कहां ढूंढेगा उन्हें? इन्हीं सब बातों के साथ राजीव बार बार सारी घटनाओं को याद कर रहा था कि तभी वो अचानक उठा, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसने विशाल के कमरे में झांक कर देखा। विशाल अभी भी जगा हुआ था। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? ठीक है, अब ज्यादा मूवमेंट मत कर। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है विशाल। नहीं, लेटा रहे, उठने की जरूरत नहीं। कुछ ही हफ्तों पहले तूने होटल ओरिएंट से जॉब छोड़कर इस होटल में जॉब शुरू की थी। विशाल, तुझे याद है एक बार तूने बताया था कि एक आदमी है जो तुझे ओरिएंट में भी मिला था और सिटी व्यू में भी, और तुझे टिप भी दी थी उसने? हाँ, वही। याद आया? कौन था वो? हाँ, बोल विशाल। सॉरी, मैं भूल गया था। तू कैसे बोल पाएगा? एक मिनट, चार्ट लेकर आता हूं। हाँ, अब बता। ओके, W, how is he related to this? उसका इस केस से क्या लेना देना? उसका इस केस से क्या लेना देना? अरे लेना देना है भाई, हमें हर छोटी से छोटी चीज पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, तो क्या नाम था उसका? ओके, एक मिनट। DRDS, डॉक्टर डिसूजा। डॉक्टर डिसूजा। और दिखने में कैसा था? DAL। टॉल? कितना? मेरे से ज्यादा या मेरे जितना? क्या मेरे जितना? ओके, एक मिनट विशाल। डॉक्टर डिसूजा, हाइट अप्रॉक्स 5 to 10। और एज क्या रही होगी? 40? नहीं, 50? नहीं, फिर कितनी? 60? ओके, यानी 50-60 के बीच में। ठीक है। एज मिड 50s। ओके, तो डॉक्टर डिसूजा, आ रहा हूं मैं। अब तक विशाल राजीव को जो कुछ बता सका था, उसके चलते राजीव का शक डॉक्टर डिसूजा पर बढ़ता ही जा रहा था। विशाल ने राजीव को वो सारी घटनाएं बताई थी जो कि उस समय घटी जब वो होटल ओरिएंट में था। राजीव ने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और उन्हें एक कागज पर उतार लिया। इसके बाद तुरंत इंस्पेक्टर को फोन करके उनसे मिलने को कहा
और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर और राजीव हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठे थे। हाँ तो राजीव, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? कुछ हाथ लगा क्या? अभी तो कुछ नहीं लगा, पर बहुत ही जल्द लगने वाला है। मतलब? आज विशाल ने बहुत कुछ बताया और ये कुछ ऐसा है कि जो आपको भी सुनना चाहिए। हाँ बताओ, जरूर सुनेंगे। पर ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वही चीज है जो हमें अपने टारगेट तक पहुंचा सकती है। विशाल ने जो जो बताया है वो सब मैंने इसमें नोट कर लिया है। ओके ओके, तो बताओ फिर। इंस्पेक्टर साहब, विशाल ने बताया कि एक रात जब वो अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी लगभग 1 बजे एक औरत डॉक्टर डिसूजा से मिलने वहां आई। तो विशाल ने उसे डॉक्टर से मिलाया और अपने काम में लग गया। इसके कुछ ही देर बाद डॉक्टर डिसूजा घबराए हुए आए और विशाल को कुछ जरूरी मेडिसिन लाने भेजा। इससे पहले कि विशाल कुछ पूछने की कोशिश करता, डॉक्टर डिसूजा ने उसे तुरंत जाने को कहा। और थोड़ी देर में विशाल सारी दवाइयां लेकर वापस आया और रिसेप्शन पर डॉक्टर मिले नहीं तो वो डॉक्टर डिसूजा के रूम में चला गया। पर अंदर पहुंचते ही वो ये देखकर चौंक गया कि वहां वो औरत ऐसे लेटी हुई थी जैसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम लेटाया जाता है। विशाल के आते ही डॉक्टर गुस्से से फट पड़ा और विशाल को डांट फटकार कर रूम से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विशाल नीचे आकर बैठ गया और लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर डिसूजा उस औरत को नीचे सी ऑफ करने आए। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद जब अगली शाम को विशाल और डॉक्टर की मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने 500 रुपए की टिप दी और साथ ही उसने अपनी गलती भी मानी। इसके बाद जब विशाल ने वो जॉब छोड़ के दूसरे होटल में जॉब शुरू की तो डॉक्टर डिसूजा वहां आकर भी विशाल से मिला और इस बार उसने उसे 1000 रुपए की टिप दी। ओह, तो फिलहाल ये डॉक्टर डिसूजा तुम्हारे शक के घेरे में है। शक के घेरे वाली बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ये डॉक्टर डिसूजा सस्पिशियस है। बट उसका इस केस से क्या लेना देना? लेना देना हो सकता है सर, क्योंकि उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस है। वो विशाल के पीछे दूसरे होटल में भी गया, वो उस औरत के साथ भी कुछ कर रहा था। हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो। अभी तुमने ही कहा कि वो औरत डॉक्टर के साथ ठीक ठाक बाहर निकली। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो वो इतनी नॉर्मल कैसे दिख रही थी? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस डॉक्टर का पता लगाना चाहिए। तो क्या सोचा है, कैसे पता लगाओगे उसका? अब तक तो वो पता नहीं कहाँ होगा। विशाल के एक्सीडेंट से पहले वो उसी होटल में रूम नंबर 802 में था। राजीव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। अच्छा, इसके अलावा क्या बताया विशाल ने? इसके अलावा विशाल ने उसके बारे में कुछ अजीब सी चीज बताई है कि वो अकेले बैठे बैठे ही हंसता रहता था और अपने आप से ही बातें करता रहता था। देखो राजीव, एक बात मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि इन चीजों के बेस पे ये केस कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो रंगे हाथों ना पकड़ा जाए। लेकिन सर, हमें दिख रहा है ना कि वो कुछ ऐसी चीजें तो करता ही है जो शक पैदा करती है। राजीव, हमें ऐसी चीजें चाहिए जो इस केस से रिलेटेड हों। तुम समझ रहे हो ना? उसका विशाल को टिप देना, विशाल से उसकी दूसरी बार दूसरे होटल में मुलाकात होना, दैट्स अ नॉर्मल थिंग राजीव। आई मीन, ये कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है। ठीक है सर, पुलिस नहीं तो मैं खुद ही इस बात का पता लगा लूंगा। पुलिस तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार है राजीव, बट सिर्फ इन बातों के बेसिस पर उसे उठाना ये नहीं हो सकता। पुलिस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। राजीव को पुलिस की तरफ से भी कुछ खास उम्मीदें नजर नहीं आ रही थी और इंस्पेक्टर ने ठीक ही कहा था, ऐसे ही किसी को भी नहीं उठाया जा सकता। तो विशाल इंस्पेक्टर को जो भी डिटेल्स दे सकता था वो कर राजीव अपने घर की ओर रवाना हो गया। पर वो घर पर बैठा नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी रिवॉल्वर ली और बाजार की ओर निकल पड़ा, जहां से उसने कुछ कॉपर वायर, एक साउंड बॉक्स, स्क्रू ड्राइवर, कुछ मेटल डिस्क और कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ एक टेलीफोन बेस बोर्ड भी लिया। इसके बाद बढ़िया सूट बूट पहनकर वो सीधा होटल सिटी व्यू पहुंचा। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? आई नीड अ रूम फॉर अ फ्यू डेज। श्योर, 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। जी सर, अवेलेबल है। योर आईडी कार्ड प्लीज। श्योर, ये लीजिए। आपका एड्रेस सेम सिटी का है? फिर ओह, एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही आई हैव शिफ्टेड माय एंटायर बिजनेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट मंथ एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ओके, नो इशू सर। वी हैव अ रूम ऑन 13th फ्लोर। इज इट ओके फॉर यू?
13th, huh? Actually, my astrologer has wanted me to stay away from the number 13, you know. I hope you understand. So, could you look for another one for me, please? नो प्रॉब्लम सर. देन हमारे पास 6th and 8th फ्लोर पर अवेलेबल है. That's great. 8 is okay. 8 and 3 are my lucky numbers, you know. नाइस. वी हैव 803 अनऑक्यूपाइड, बट अभी उसमें रेनोवेशन चल रहा है, तो आई कैन अलॉट यू 801. Okay, no problem. योर आईडी कार्ड सर. Thanks. योर वेलकम सर. अमित, सर का लगेज पहुंचाओ. चलिए सर. आइए सर, इस तरफ. कुछ चाय कॉफी लेंगे सर? No thanks. यू आर वेलकम सर. सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि डॉक्टर रूम नंबर 802 में है भी या नहीं. दीवार पर कान लगाकर सुनता हूं, कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा. बाहर जाकर देखता हूं. हाँ नहीं, यहाँ सीसीटीवी भी हो सकते हैं. तसल्ली के साथ काम ले राजीव. ठंडे दिमाग से अखबार ही पढ़ लेता हूं. 1 मिनट, ये अखबार मैं बाहर भी तो पढ़ सकता हूं. 2 घंटे से अखबार लिए बैठा हूं, अभी तक तो डॉक्टर जैसे हुलिये वाला कोई इंसान नजर नहीं आया. कब तक ऐसे ही बैठा रहूंगा, कहीं किसी को शक ना हो जाए. हाय. हेलो सर, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, आप कैसी हैं? आई एम गुड. I must say you've got pretty eyes. और ये lenses का color, it's awesome. थैंक यू सर, बट ये लेंसेज नहीं, नेचुरल है. Oh wow, really? वैसे मेरी माँ की आंखें भी ऐसी ही थी. ओह वाओ. Can you do me a favor? माय प्लेजर. प्लीज बताइए. Actually, my astrologer has suggested me कि इस week 8 और 2 नंबर मेरे लिए lucky हैं. And I have a very important meeting today. तो क्या आप मुझे 802 नंबर में शिफ्ट कर सकती हैं? ओह, ज़रूर कर देती, बट उसमें पहले से ही एक गेस्ट रुके हुए हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. नॉट अ प्रॉब्लम. वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन है वो खुशनसीब? काफ़ी सीनियर गेस्ट हैं, कोई डॉक्टर जॉन डिसूजा. ओह ओके ओके, नो इशू, आई विल मैनेज. थैंक यू. चल बेटा राजीव, लग जा काम पे. सॉरी सर, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं. फिलहाल मुझे चलना चाहिए. थैंक्स अ लॉट मिस रोजी. थैंक्स रोजी. माय प्लेजर. राजीव का शक अब यकीन में बदल चुका था. रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर डिसूजा के बारे में जानकारी निकालने के बाद वो सीधे अपने रूम में पहुंचा और बिना देरी किए अपने काम में लग गया. राजीव के रूम का नक्शा कुछ ऐसा था कि उसके बेड के सामने की ओर राइट साइड में वॉशरूम था और दरवाजा लेफ्ट की तरफ, और वॉशरूम के बराबर से ही शेल्फ और कुछ खाली जगह थी. मिशन सक्सेसफुल. अब कंफर्म हो गया कि डॉक्टर यही है. सबसे पहले एक ड्रिल करना होगा, बट उसके लिए पता करना होगा कि इस दीवार के पीछे है क्या. ओके, ठंडे दिमाग से सोचता हूँ. हेलो, एक चाय और एक ऑमलेट टोस्ट. या इट्स 801. इंस्पेक्टर साहब को कॉल करता हूँ. अरे इंस्पेक्टर साहब को क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे. हाँ, मैसेज करता हूँ. डॉक्टर डिसूजा अभी भी सिटी व्यू होटल के रूम नंबर 802 में है और मैं 801 में. विल अपडेट यू सून. रूम सर्विस सर. कम इन. सर आपकी चाय और ऑमलेट टोस्ट. थैंक यू. बस यहीं रख दो. थैंक यू सर. अच्छा एक बात बताओ. जी सर. यहाँ इस तरफ बैठो. हाँ थोड़ा इधर. हाँ हाँ, अब देखो यहाँ से ये वॉशरूम तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब सर? मतलब यहाँ से ये वॉशरूम मुझे अजीब लग रहा है. अगर ये राइट की जगह लेफ्ट में होता तो ज्यादा ठीक रहता ना.
I mean, मुझे ये रूम चेंज करना है। वो रूम वैसा एक ऐसा रूम चाहिए जहां ये वॉशरूम लेफ्ट साइड में हो। एक्चुअली मेरे रूम में वॉशरूम लेफ्ट साइड में है ना, और इसमें राइट साइड में, तो मुझे फेमिलियर फील नहीं हो रहा। बेटर होगा मुझे ये साइड वाला रूम दे दो, 802। उसमें मुझे लगता है लेफ्ट में होना चाहिए वॉशरूम। बट सर उसके लिए आपको मैनेजर से बात करनी होगी। अच्छा, लेकिन ये साइड वाले रूम में, I mean 802 में तो वॉशरूम पक्का लेफ्ट में है ना। जैसे इस वॉल के पीछे ही वॉशरूम होगा और लेफ्ट में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट उसमें इस वॉल के पीछे कुछ नहीं है। आई मीन आपकी बेड वाली वॉल के पीछे बेड ही है और वॉशरूम बेड के सामने है। ओके, सामने किधर, राइट या लेफ्ट? सर वो राइट, नहीं 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 नहीं, लेफ्ट है। इतना मत सोचो, हम चल के ही देख लेते हैं, आओ। लेकिन सर डॉक्टर साहब कल से कहीं गए हुए हैं और पता नहीं कब तक वापस आए, और गेस्ट के एब्सेंस में ऐसे रूम में जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो भी होगा मैनेजर सर ही हेल्प कर पाएंगे आपकी। ओके ओके, ऐसा है तो ठीक है, आई विल मैनेज। अगर आप चाहें तो मैं मैनेजर को आपका मैसेज कन्वे। नहीं नहीं, रहने दो, आई विल मैनेज। जाओ, तुम जाओ, नो प्रॉब्लम। ये आर्किटेक्ट्स भी ना, राइट साइड में वॉशरूम कौन बनाते हैं? सारे वॉशरूम लेफ्ट साइड में बनाने चाहिए। एनीवे, तुम जाओ जाओ, आई विल मैनेज। ओके सर। राइट लेफ्ट बेड वॉशरूम। कोई पेज ढीला है क्या इस आदमी का? कैसे कैसे नमूने बनाता है ऊपर वाला। तो अभी सही समय है जाल बिछाने का। मतलब बेड वाली वॉल पर ड्रिल करना है, बट कहाँ? यहां सही है, नीचे की साइड करता हूं। यस, अब ठीक है, टेबल के पीछे ही सही है। ओके, थोड़ा और ड्रिल करता हूं। अब ठीक है। अब इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये साफ साफ दिख जाएगा कि होल अभी अभी हुआ है। झाड़ू तो मिलेगी, पेपर से ही कर लेता हूं। अब ठीक है, आ गया फोन। हेलो, क्या बात है राजीव, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ सर, करना पड़ता है, यही एक सस्पेक्ट है हमारे पास, और इसे मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। गुड, तो कुछ अपडेट मिली? अभी तक तो नहीं, पर जल्दी मिलेगी। डॉक्टर कहीं बाहर गया है और आज रात को आने वाला है। 10 तो बज चुके हैं, बस उसी का इंतजार है। ओके, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। ओके सर। पर जैसा राजीव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। दरअसल रात भर के इंतजार के बाद भी डॉक्टर अपने होटल रूम में नहीं लौटा, जिसके बाद सीधे सुबह 10 बजे राजीव की आंखें खुली। हाउसकीपिंग सर। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तुम काम करो, मैं आता हूँ। ओके सर। शायद मेरे रूम के बाद ये हाउसकीपिंग के लिए डॉक्टर के रूम में जाए। अगर गया तो इसी बीच बहाने से डॉक्टर के रूम में माइक लगा सकूँ। यहीं रुक के वेट करता हूँ इसका। अरे जल्दी करना भाई, कितना टाइम लगाएगा? हाँ, अब जा रहा है डॉक्टर के रूम में। हाँ, अब जाता हूं मैं भी। डोर भी खुला है, ऐसे जाता हूं जैसे मेरा ही रूम है। वॉशरूम के अंदर गया है ये। होल कहाँ है? हाँ, ये रहा। ये लगाई डिस्क, और ये रहा अपना माइक। सर आप? कुछ नहीं, मेरा टूथब्रश बेड के नीचे गिर गया था। मेरे हाथ से अक्सर चीजें गिर जाती हैं। सर आपका रूम बाजू वाला है ये तो। ओह, ऐसा है क्या? ओह हाँ, ठीक कहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी। हाँ सॉरी। यू कैरी ऑन, कैरी ऑन। लगता है कल की उतरी नहीं है इसकी, बेवड़ा साला। अब जल्दी से वायर को एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देता हूं।
जल्दी जल्दी में स्क्रू भी नहीं लगा पाया। उम्मीद है डिस्क टिकी रहे अब। डन। सफाई भी हो चुकी है, अब तो कोई आने से रहा। नीचे जाके अब डॉक्टर पर नजर रखता हूँ। राजीव को डॉक्टर का इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो चुकी थी, तो अब राजीव थक के वापस अपने रूम में आ चुका था। कब तक वेट करना पड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो ये डॉक्टर आए ही ना। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये हेडफोन से कैसी आवाज आ रही है? लगता है आ गया। लगता है डॉक्टर ही है। होटल स्टाफ तो ग्लास में पानी निकाल के नहीं पिएगा ना। जब राजीव को यह कंफर्म हो गया कि यह डॉक्टर ही है, तब राजीव होटल से निकला और एक बूचर शॉप से एक बकरे की जीभ लेकर आ गया और उसे एक पैकेट में रखकर उसके ऊपर फॉर डॉक्टर डिसूजा लिखकर बड़ी सावधानी से उसे रूम नंबर 802 यानी डॉक्टर डिसूजा के रूम के डोर से ठीक बाहर रख दिया और बेल बजाकर तुरंत वहां से निकल गया। शुरू। पैकेट से गिरी जीभ देखकर डॉक्टर डिसूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जिसके बाद उसने बदहवास होकर किसी को फोन लगाया, जबकि उधर राजीव उसके बगल के रूम में बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था। हेलो हेलो मैं भी होटल छोड़ के जा रहा हूं। इससे ज्यादा बताने का वक्त नहीं है। जल्दी करो, लीव दिस प्लेस फास्ट। ना 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 कमीने, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा तुझे। इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करता हूं। हेलो इंस्पेक्टर साहब,
बोलो राजीव, क्या मिला? सब मिल गया सर। पर आप प्लीज सबसे पहले अभी के अभी होटल रीजेंसी में रूम नंबर 606 में पहुंचो और जो मिले उसे उठा लो। मैं यहाँ इस डॉक्टर को देखता हूँ। खबर पक्की है ना? हाँ बिल्कुल पक्की। डर कौन हो तुम? और ये हाथ में गन? I'll call the police। और तुम अंदर कैसे घुसे? मेरे रूम में कैसे घुसे? Tell me who are you? पुलिस भी आ ही जाएगी, पर पहले हम अपना पुराना हिसाब तो क्लियर कर लें डॉक्टर। मन तो करता है पूरी 6 की 6 गोलियां अभी तेरे अंदर डाल दूं, पर नहीं, तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा कमीने। क्या बकवास है, you bastard! ये सर्जिकल नाइफ, ये सिजर्स, इन्हीं सब से मेरे भाई की जीभ और उंगलियां काटी ना तूने। कौन? मैंने कुछ नहीं किया। Get lost now, get lost, get lost। भूल गया? विशाल मेरा भाई है हरामजादे, और तूने उसके साथ ये क्या है? ये कैसा स्प्रे है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? डॉक्टर के अचानक स्प्रे के हमले से राजीव लगभग बेहोश हो चुका था। डॉक्टर तुरंत मास्क लगाने के बाद राजीव को कुर्सी से बांधने में लग गया और थोड़ी देर बाद जब राजीव को होश आया, आंखों में अभी भी जलन हो रही। इस डॉक्टर की तो मैं बहुत चलती है तेरी जुबान। रुक, फिर इंतजाम करता हूं अभी। Don't get afraid, my dear। अभी सारे दर्द से आजाद कर दूंगा तुझे। और तुझे पता है, तू भी मेरे एक्सपेरिमेंट के काम आ सकता है।
Who are you? वो मैं बाद में बताऊंगा डॉक्टर, पर पहले ये जान लो डॉक्टर कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तो पूरी तैयारी से आया हो तुम, पर तुझे क्या लगता है तेरे पास गन है? तो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सर्जिकल ब्लेड है। सर्जिकल ब्लेड। तो तूने एक कदम बढ़ाया और इस लड़के की गर्दन साफ कर दूंगा मैं। ज्यादा होशियारी नहीं डॉक्टर, छोड़ दो उसको। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती कर रहे हो तुम मेरे रास्ते में आके। ना, 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 मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ इंस्पेक्टर, मुझे जाने दो। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो मैं तुम्हें फिर कहता हूं, छोड़ दो उसे, वरना क्या? हाँ? वरना क्या? मारोगे मुझे? मारोगे मुझे? मार दो। डॉक्टर डिसूजा किसी से नहीं डरता, आज तक किसी से नहीं डरा डॉक्टर डिसूजा, समझे? चल चल मेरे साथ चल। और तुम इंस्पेक्टर जरा भी होशियारी की तो इस लड़के की जान से हाथ धो बैठोगे। कम ऑन, चल। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो डॉक्टर? ये गीदड़ भाग के किसी और को देना। Now move, quick। और तुम लोग, तुम होटल स्टाफ में से कोई भी आके आया तो खैर नहीं उसकी। डॉक्टर तुम भूल रहे हो कि हमने भी तुम्हारे एक साथी को पकड़ रखा है। तुम्हारा ये ड्रामा ज्यादा देर नहीं चलने वाला, इसलिए चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। उसे पकड़ लिया पर मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ना ना ना, मुझे किसी की भी परवाह नहीं। नो 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 नो, मुझे सिर्फ एक इंसान की परवाह है और वो मैं खुद हूं। चल लड़के, लिफ्ट का बटन दबा, दबा बटन। चल अंदर चल। शिट, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुझे डॉक्टर। सीढ़ियां कहाँ है? इंस्पेक्टर, डॉक्टर डिसूजा को तू क्या तेरा बाप भी नहीं पकड़ सकता। चल डॉक्टर के बच्चे, मैं भी देखता हूं कहां तक भागेगा आज। 9258 कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता हूं। कंट्रोल रूम, क्रिमिनल की गाड़ी का नंबर है 9258 और कलर ब्लैक। आई रिपीट 9258 गाड़ी नंबर में है क्रिमिनल। ओवर। अभी भी मेरे पीछे आ रहा है। कमान कमान कमान, हटो रास्ते से। हाँ वो रहा। और ये राजीव ऐसे क्यों बैठा है? लगता है बेहोश कर दिया है इस कमीने ने। शिट, और तेज भगाना पड़ेगा। ये तो पीछे ही आगे साला। रुक साले, इसके टायर में गोली मारता हूँ। शिट, मिस हो गई है। डॉक्टर अभी भी टाइम है, रुक जा। डॉक्टर डिसूजा किसी के लिए नहीं रुकता, समझा तू? तेरे जैसे कुत्तों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या? कुत्तों ने जाल बिछा रखा है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं। बैरिकेड्स तोड़ता हूँ, बैरिकेड्स। रुक जाओ डॉक्टर, आगे खतरा है। हट जाओ कुत्तों, नहीं तो मरोगे सब। डॉक्टर डिसूजा किसी के लिए नहीं रुकता, समझा तू? तेरे जैसे कुत्तों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या? कुत्तों ने जाल बिछा रखा है,
रुक जाओ डॉक्टर, आगे खतरा है। जाओ कुत्तों, नहीं तो मरोगे सब। ओह शिट, नहीं, ये नहीं हो सकता। उस कार में तो राजीव भी है। डॉक्टर का पीछा करने के दौरान इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे डॉक्टर की कार बैरिकेड्स तोड़ते हुए निकली और पलटकर रोड से दूसरी साइड जाकर सामने से आ रहे एक टैंकर से टकरा गई। इंस्पेक्टर ये मंजर चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था और उदास चेहरा लिए हॉस्पिटल में विशाल के रूम के बाहर पड़ी बेंच पर बैठा था कि तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, इंस्पेक्टर कुमार। जय हिंद सर। हाँ बोलो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ सर, दूसरी बॉडी भी मिल गई है और आगे की कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। कुछ पता चला किसकी है? नहीं सर, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि पूरी तरह से जली हुई है। ये भी कुछ कह नहीं सकते सर, टैंकर के ड्राइवर की या क्लीनर की है या कार में बैठे लोगों की। ठीक है, कुछ भी हो मुझे बताना। 4 घंटे बीत चुके हैं, पता नहीं राजीव के साथ क्या हुआ। उधर विशाल भी परेशान है, उसे अब क्या बोलूं कि राजीव क्यों नहीं आया अभी तक। खैर, मुझे विशाल से बात तो करनी ही चाहिए ऐसे हालात में। विशाल, कैसे हो? परेशान मत हो, मुझे पता है तुम राजीव के बारे में जानना चाहते हो। विशाल, वो बात कुछ ऐसी है कि राजीव जिस कार में था डॉक्टर के साथ, उस कार का एक्सीडेंट। हेलो सर, अभी अभी एक्सीडेंट के साइड से कुछ दूरी पर एक घायल आदमी मिला है। क्या नाम बता रहा है वो? सर, वो राजीव नाम बता रहा है अपना। रियली? हाँ सर, राजीव कुमार। उसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर आओ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, जल्दी। जी हाँ सर, एम्बुलेंस निकल चुकी है। थैंक गॉड, राजीव जिंदा है। विशाल, तुम सुन रहे हो? राजीव जिंदा है। डॉक्टर डिसूजा अपने अंजाम तक पहुंच चुका था और राजीव उस दिन एक्सीडेंट में बाल बाल बचा था। दरअसल जब डॉक्टर की कार बैरिकेड्स तोड़कर पलटी, तब राजीव उसमें से निकलकर बाहर गिर गया था और उसे कुछ मामूली सी चोटें आई थी, पर उस बेहोशी की दवा का असर उस पर कुछ घंटों तक रहा था। हॉस्पिटल में इलाज के बाद जल्द ही राजीव और विशाल दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। विशाल भी अब बिना उंगलियों के ही चीजें पकड़ना और काम करना सीख रहा था और राजीव भी अब खुश था क्योंकि अब कोई और डॉक्टर डिसूजा का शिकार नहीं बन पाएगा।